प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और केरल की 2 दिन की यात्रा पर। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। प्रवर्तन निदेशालय के पत्र का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। पूछताछ के लिए 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर आने का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 वर्ष से कार्यरत संविदा और दैनिक कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर राज्य सरकार को दिया निर्देश, कहा 4 माह में ले निर्णय। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। जागरूकता के लिए बोकारो में रन फॉर सेफ्टी में आम से खास लोग हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आसिया नाजली और अब खबरें झारखंड में बढ़ते हैं खबरों के साथ आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र स्वामी मंदिर से करेंगे। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री सीधे सत्यासाई जिले के पाला समुद्रम पहुंचेंगे। पाला समुद्रम में पीएम राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नासन का ये पाला समुद्रम का कैंपस करीब 500 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है और इसका निर्माण कार्य लास्ट ईयर जुलाई में शुरू हुआ और 18 महीने की कम अवधि में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और अब इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। इस कैंपस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस कैंपस में हमने इसको ग्रीन कैंपस बनाया है। यहाँ पर हमने 2.7 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन की भी व्यवस्था रखी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। नैसिन परिसर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री पुरा विशेष तस्करी केंद्र, मादक पदार्थ अध्ययन केंद्र और वन्य जीव अपराध जांच केंद्र को देखने के लिए NACIN की पहली मंजिल का दौरा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री परिसर के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी जाएंगे। हम इस कैंपस में AI तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम चलाते हैं और इस दिशा में हमने पिछले 3 साल में करीब 3,500 अधिकारियों को AI तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया है। सत्यसाई जिले के पाला समुद्रम में 500 एकड़ में फैले इस परिसर को महज 17 महीने में तैयार किया गया है। पूरे परिसर को ग्रीनरी के रूप में विकसित किया गया है, जिसके तमाम बिल्डिंग में सोलर पैनल की सुविधा है। ये कैंपस 500 एकड़ है, नया कैंपस है अंडर द मिशन कर्मयोगी ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन ब्रॉट अप एंड ऑल द best technology has been used for teaching, applying the national standards। हमारे पास अभी immersive learning technology है। सारे concepts like environment, solar panel, rainwater harvesting, biodiversity park, cyber forensic, all the facilities are created here। कार्यक्रम में पीएम मोदी एक्सरे और बैगेज स्क्रीनिंग सेंटर भी देखेंगे। परिसर में वृक्षारोपण करेंगे और भारतीय राजस्व के अधिकारी और प्रशिक्षु को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के लेपाक्षी मंदिर में पहुंचेंगे और लेपाक्षी मंदिर में दर्शन करने के बाद पाला समुद्रम में जो नासिन के नए बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राजस्व सेवा के अधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, सत्यसाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को उनके पत्रों का जवाब भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने ईडी से आग्रह किया है कि वे 20 जनवरी को दोपहर उनके आवास पर आए। वे पूछताछ के लिए तैयार है। इससे पहले सीएमओ का एक कर्मचारी कल दोपहर मुख्यमंत्री का जवाब लिखा सीलबंद पत्र लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू होगा, जो 21 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। 7 दिन का एक पूरा कार्यक्रम पेश किया गया है, जिसके अनुसार आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा और इसके बाद हर दिन एक आदिवासी अनुष्ठान होगा। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। पिछले 70 साल से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए गर्भगृह में ही रखा जाएगा। अधिवास की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिमा में रामलला को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है।
150 किलो से 200 किलो के बीच का इस मूर्ति का वजन होगा। ये खड़ी प्रतिमा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में विशेष तैयारी की गई है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है। उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में देश भर से या कहा जाए दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पधारेंगे। पंचवटी आश्रय स्थल नगर निगम अयोध्या के माध्यम से बनाया गया और ये महज एक जगह नहीं, ऐसी तमाम जगहों पर तमाम आने वाले संभावित संख्या में यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई। यहाँ पर लगभग 2500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग ब्लॉक्स में व्यवस्थाएं की गई हैं कि किस प्रकार से लोग रुक सकते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहाँ पे चारपाइयां होंगी, उनका हर एक का नंबर होगा। उसके साथ में किस तरीके से लेट्रिन बाथरूम की व्यवस्थाएं की गई हैं, लोग शौचालय से लेके या उनके नहाने धोने का इंतजाम किया गया। पूरा एक मैप बनाया गया है और ये कोशिश की गई है हर डायमेंशन को सही तरीके से दिखाने की। लेकिन ये व्यवस्थाएं 22 जनवरी के बाद आने वाले उन तमाम बड़ी संख्या में लोगों के लिए किस प्रकार से इंतजाम है, आइए आपको अंदर आके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान राम का यहाँ पे प्रतिकृति बनाई गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम प्रतीकों को भी यहाँ पर समाहित किया गया है। बड़ी संख्या में चारपाइयां हैं, हर चारपाई पे गद्दा है, यहाँ पे चादर है, तकिया है, ओढ़ने के लिए कंबल है और ये वाटरप्रूफ टेंट बनाया गया है। इसमें रोशनी की व्यवस्था की गई है, यहाँ सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। पंखे अभी लगे जरूर हैं सर्दी में, लेकिन क्योंकि ये अगले कई महीनों तक के लिए व्यवस्था की गई तो उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और कहा यह जा रहा है व्यवस्थाओं के तहत कि एक परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर एक आधार कार्ड के आधार पर यहाँ एंट्री कराएगा, उसके बाद मैक्सिमम एक व्यक्ति को 6 चारपाई अलॉट हो सकती है। परिवार के साथ रहने की व्यवस्था होगी। लोगों के नहाने धोने शौचालय की व्यवस्था भी इसी प्रांगण में की गई है। किस प्रकार से उन तमाम व्यवस्थाओं को किया गया, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो सब टेंट सिटी की अगर बात की जाए तो भगवान राम की मौजूदगी सब जगह है। राममय पूरा एक तरीके से पंचवटी आश्रय स्थल नजर आ रहा है, लेकिन हर छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है। सर्दी का मौसम है तो किस प्रकार से पूरा ऐसा वाटरप्रूफ एक टेंट लगाया गया है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से रह सकें। साथ ही साथ नित्य क्रियाओं के लिहाज से भी यहाँ पे जो व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पूरा केबिन्स लगाए गए हैं, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, जहाँ पे नहाने की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था 22 तारीख के बाद में पूरी तरीके से चालू हो जाएगी, जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे, रहने लगेंगे और किस प्रकार से यहाँ पे उन लोगों के लिए इंतजाम किया जा रहा है। ये महज लोगों के ठहरने के आश्रय स्थल तक ही सीमित नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति परिवार के साथ आए, उसकी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होने पाए, उसका इंतजाम रखा गया है। एक और बड़ी चीज यहाँ की जा रही है इस पंचवटी आश्रय स्थल पे, वो है सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, आइए आपको उसका भी नजारा दिखाते हैं। पंचवटी आश्रय स्थल पे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट के लिए तमाम भगवान राम की जिंदगी से जुड़े प्रतीकों को भी शामिल किया गया है। चरण पादुकाएं हैं, खड़ायूं हैं भगवान राम की, और इतनी बड़ी प्रकृति के साथ में उनके प्रति अपने समर्पण भाव को दर्शाने के लिए भी यहाँ पे जब श्रद्धालु आएंगे तो उनके पास में एक बड़ा मौका होगा इस सेल्फी लेने के लिए भी और भगवान के चरण पादुकाओं की प्रकृति के साथ में अपनी मौजूदगी को खुद को दिखाने और दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ, हम अयोध्या गए थे। भगवान श्री राम ने जब अयोध्या पे विजय पाई तो उनके पास में ये धनुष बाण था, जिसके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि कैसे बुराई पर संहार किया जाता है, अच्छाई के साथ आगे बढ़ा जाता है। भगवान राम के इस पूरे जीवन में धनुष बाण का एक जो पूरा बड़ा संदेश है, उसको दिखाने बताने के लिहाज से भी धनुष बाण की इस बड़ी सी प्रकृति को यहाँ पे बनाया गया है। तो आने वाले वक्त में चाहे चरण पादुका हो, चाहे भगवान श्री राम का यहाँ पे धनुष बाण हो या फिर शंख, ये सब लोगों के सेल्फी के आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। जब 22 जनवरी के बाद से हजारों की संख्या में पंचवटी आश्रय स्थल में यहाँ लोग ठहरने आएंगे, क्योंकि पंचवटी वो जगह है जहाँ भगवान राम ने 14 वर्षों के समय में एक बड़ा समय पंचवटी में बिताया था। आज वो श्रद्धा आस्था का केंद्र है। वैसा ही श्रद्धा आस्था का केंद्र 22 जनवरी के बाद ये आश्रय स्थल इन तमाम सेल्फी पॉइंट के साथ भी होने जा रहा है। अपने कैमरा सहयोगी गौरव गिरी के साथ में आर्यन प्रताप सिंह, अयोध्या धाम से, डीडी न्यूज। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दूरदर्शन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में जैसा आपने कहा कि बहुत ही मीडिया की रुचि है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया और रीजनल मीडिया सबने वहाँ रुचि, बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर जो है मीडिया जाएगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है। तो वहाँ पर क्योंकि अयोध्या छोटी जगह है, सब मीडिया को वहाँ पर जाके सुचारू रूप से सबको कवरेज कर पाएं, इसके लिए हम एक बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मीडिया सेंटर वहाँ बना रहे हैं। काम वहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मंदिर के अंदर भी उनको एक स्लॉट दिलवाएं, जिससे वो मंदिर में भी जाके अपना कैमरा के साथ कवरेज कर सके। ये पूरा का पूरा हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं। और विदेशी मीडिया के लिए किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा? विदेशी मीडिया वहां पर पूरी तरह से वेलकम है। जिनको भी जो भी भारत के अंदर आज विदेशी मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जे वीसा के ऊपर जो भी J1 वीसा पे आए हुए हैं, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। दूरदर्शन 4K में इस पूरे को कवर कर रहा है, तो किस तरह के अरेंजमेंट रहेंगे और कैसे दूरदर्शन से बाकी चैनल्स फायदा उठा सकते हैं? G20 के समय दूरदर्शन ने एक नया आयाम शुरू किया था। भारत में पहली बार 4K का ब्रॉडकास्ट शुरू किया था और अब यही उन्होंने मंदिर के अंदर भी 40 कैमरा लगा के दूरदर्शन फिर से 4K का ब्रॉडकास्ट कर रहा है। बहुत खुशी की बात है। और फिर पब्लिक ब्रॉडकास्टर के अपने
उसको निभाते हुए दूरदर्शन ये अपना जो ब्रॉडकास्ट है सब चैनल्स के साथ स्क्रीन फीड शेयर करेगा। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स रहेंगे वहाँ पर? हेल्थ की दृष्टि से क्योंकि वहाँ बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आने की अपेक्षा है, तो वहाँ पर जो है दो चीज़ें रहती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ का रोकथाम और इमरजेंसी रिस्पांस। कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए एयरपोर्ट पे या जहाँ भी होगा वहाँ पर हम जो है लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी जो इमरजेंसी रिस्पांस है वहाँ पर उसमें राज्य शासन के साथ केंद्र शासन पूरी तरह से पर बनाए हुए है। एक वहाँ श्री राम अस्पताल है जो अयोध्या में ही है, 120 बेड का है, वहाँ इमरजेंसी बेड अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं, 10 बेड। और राज्य श्री दशरथ मेडिकल कॉलेज है जो 350 से 550 बेड अभी 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। वहाँ पर 50 इमरजेंसी बेड हैं, वेंटिलेटर से पूरी तरह से वो सुसज्ज है। उसमें भी केंद्र शासन का काफ़ी आर्थिक योगदान रहा था। और अभी एम्स के ट्रॉमा सेंटर ने वहाँ पर 200 हेल्थ प्रोफेशनल्स की वहाँ पर ट्रेनिंग करी है पिछले 4 दिनों में, जिससे कि इमरजेंसी के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाए। और हमारे जितने भी केंद्रीय हॉस्पिटल्स हैं, एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर, PHU वाराणसी, एम्स दिल्ली, ये सब अलर्ट रहेंगे अगले 1 महीने तक। और एक जो नई बात है कि भीष्म इमरजेंसी रिस्पांस करके एक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक तैयार किया है, उसको हम अयोध्या में वहाँ पर लगा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई भी इमरजेंसी रिस्पांस का हो तो उसमें वर्ल्ड क्लास हमारा रिस्पांस रहे। तो ये थे सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिनके पास हेल्थ का भी चार्ज है। आपकी सेहत से लेकर कवरेज तक सब चीज़ों की जिम्मेदारी इनका मंत्रालय उठा रहा है, और आइए और अच्छे से उसको कवर कीजिए। कैमरा में राजेश रिक्की और सुनील के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़ दिल्ली। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर तरफ उत्साह है। रांची जिला अंतर्गत बेड़ो प्रखंड के 5 युवक पैदल अयोध्या धाम की यात्रा पर निकले हैं। राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर राम भक्तों की भक्ति भी अनूठी दिख रही है। 5 युवक रांची से अयोध्या तक की पैदल यात्रा पर निकले हैं। लगभग 210 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर जब ये गढ़वा पहुंचे तो राम भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इन युवकों ने बताया कि उन्होंने 10 जनवरी को 10 बजे रांची के बेड़ो प्रखंड से अयोध्या जी के लिए पैदल यात्रा शुरू की थी। अभी उन्हें लगभग 420 किलोमीटर की यात्रा करनी बाकी है। हम लोग 5 लोग हैं, संगठन निकले हैं। हम लोग अयोध्या मंदिर के लिए प्रस्थान किए हैं पैदल यात्रा, जो कि हम लोग 10 तारीख को 10:30 बजे लगभग चले थे और आज तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग दिन भर चलते हैं पैदल जितना हो सके और रात को हम लोग विश्राम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राम भक्तों में जज्बे की कमी नहीं है। समय जो लगे इन सभी राम भक्तों की मंजिल भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जी ही है। सो ये गढ़वा से आगे बढ़ चले हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार बेहतर सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है ताकि विकास का पहिया तेज गति से उस पर दौड़ सके। ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। खास बात यह है कि इन सड़कों की गुणवत्ता में मोदी सरकार की गारंटी भी देखने को मिलेगी और अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लाइफ 10 साल की होगी। मिलाकर किया गया है। टेराज़ाइन ऐसा फॉर्मुलेशन है जो मिट्टी की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं को बदल देता है, जिससे मिट्टी के कणों को गीला करने और जोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। सड़क में जियो फाइबर का भी इस्तेमाल किया गया है। इससे सड़क पर पानी गिरने से सड़क खराब नहीं होगी। खूंटी पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुशील कुमार झा ने बताया कि झारखंड में पहली बार टेराज़ाइन केमिकल के इस्तेमाल से सड़क पुनर्निर्माण का ट्रायल किया गया है। इसकी बेहतर गुणवत्ता के आधार पर राज्य में 300 किलोमीटर समान गुणवत्ता की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। तो ये FDR सिस्टम से जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के तहत ये काम कराया जा रहा है। ये झारखंड में पहला टेस्ट के रूप में यहाँ शुरुआत किया गया है। सड़क माने जिस तरह से शुरुआत के दिनों में था, बनने के बाद था, वो बिटुमिनस वर्क करने से पहले भी उसकी वही स्थिति थी। उस सड़क में कहीं भी कुछ भी कोई पॉट नहीं। केंद्र सरकार की पहल पर खूंटी पथ प्रमंडल के माध्यम से बनाई जा रही ये सड़क 3.5 किलोमीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी है। अभी सड़क किनारे मिट्टी मोरम भराव का कार्य अंतिम चरण पर है। खूंटी पथ प्रमंडल के SDO नकुल बेदिया भी नई तकनीक से बनी इस सड़क के बेहतर गुणवत्ता को लेकर आशान्वित है। हम लोग भी टेस्ट किए तो 10 से 15 साल कुछ होने जाने का नहीं है, इतना ऐसा अभी तक अनुमान है। उससे आगे तो देखा जाएगा क्या। इस तरह की सड़कें तो बनाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग लाइफ चल रहा है तो सरकार का बजट भी कम हो जाएगा उससे।
अक्सर ऐसा देखा जाता था कि पीएमजीएसवाई के तहत बनी पूर्व की सड़कें कुछ दिनों में ही जर्जर हो जाती थी, लेकिन तुजू से गुटुहातू के बीच बनी सड़क के साथ अब ऐसा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि सड़क के पुराने मटेरियल का न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिनोवेशन किया गया है। इससे सड़क बेहतर, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होगी। इस सड़क पर बड़े और भारी वाहनों के परिचालन से दरारें नहीं होंगी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा और अस्थायी तौर पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को लेकर दायर 69 याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने मामले को निष्पादित करते हुए सरकार को 4 माह के अंदर 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज बोकारो जिले में रन फॉर सेफ्टी का आयोजन किया गया। इसके तहत सर्किट हाउस से पत्थरकट्टा चौक तक दौड़ का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक वीरेंद्र नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने संयुक्त रूप से किया। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। इसी के क्रम में आज हम लोगों ने जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अवेयरनेस रैली का मॉर्निंग हम लोगों ने वॉकिंग का आयोजन किया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। हर्ल सिंदरी खाद कारखाने का उद्घाटन 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। हर्ल के एमडी डॉक्टर शिव प्रसाद मोहंती ने सोमवार को खाद कारखाने का दौरा किया। अपने 4 घंटे के सिंदरी दौरे में उन्होंने हर बिंदु पर जानकारी ली। बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर थाना क्षेत्र के तेतरिया मोड़ के पास सोमवार को मामूली बात पर हुए विवाद में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें 3 व्यक्ति पलामू जिले के हैदरनगर के रहने वाले थे। वन प्रमंडल गढ़वा में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रंका अनुमंडल क्षेत्र के भवरी गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने 2 एकड़ भूमि में लगी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। फसल बर्बाद होने से किसानों में निराशा है। गुमला जिले के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बिशनपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों लापू, बड़का दोहर, करचा, हरैया, बंधुआ, गोटार, बुलबुल, टेमर करचा, डमटी, बनालात का निरीक्षण किया। मौके पर एएसपी अभियान मनीष कुमार, थाना प्रभारी बिशनपुर कुंदन कुमार और सैट टीम के जवान भी मौजूद थे। बुल्हान प्रक्षेत्र के कांडरा रेलवे ओवरब्रिज पर बीती रात करीब 2 बजे एक नैनो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार काफी तेज गति से चल रही थी। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद ब्रिज पर लंबा जाम लग गया। टाटानगर से चक्रधरपुर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन सोमवार से अनिश्चितकालीन रद्द कर दिया गया है। मंडल मुख्यालय से आदेश जारी हुआ है। इससे पूर्व 8 से 15 जनवरी तक ट्रेन को अप डाउन में रद्द किया गया था। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र से दिगंबर जैन मंदिर में चांदी के बर्तन सहित लाखों रुपए की सामग्री की चोरी कर ली गई है। पौष इलाका और थाने के निकट से चोरी की घटना से लोग पुलिस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कार्य शीघ्र शुरू होगा। पुल निर्माण की निविदा प्रकाशित हो गई है। हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि हरिहरगंज क्षेत्र के संबंधित गांव के लोगों की एकमात्र मांग पुल निर्माण की थी। गढ़वा शहर के चिरौंजिया मोड़ स्थित बसपा कार्यालय में सोमवार को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 68वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानी राम ने की, जबकि संचालन रामचंद्र राम ने किया। नशे में धुत होकर एक नेता के बॉडीगार्ड ने एक व्यक्ति पर अपना AK-47 राइफल तान दिया। यह घटना सोमवार की रात तरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोकनगर में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी बॉडीगार्ड को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। राज्य में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर चलने से लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसके बाद इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि संभव है। 17 और 18 जनवरी को राज्य के कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के 150वें स्थापना दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में भी इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर मौसम विज्ञान केंद्र के गौरवशाली अतीत और उपलब्धियों को याद किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र देश की उन पुरानी संस्थाओं में भी काफी व्यस्त है जो आजादी से पहले देश में स्थापित हुए। शायद आपको हैरत हो कि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र अपना 150 वर्ष का सफर पूरा कर रहा है। यह लंबा सफर चुनौतियों से भरा तो जरूर रहा, लेकिन कई चुनौतियों और विषमताओं के बावजूद केंद्र ने समय समय पर तकनीकी रूप से स्वयं को दक्ष किया और विभिन्न जरूरतों के हिसाब से हमेशा खड़ा उतरता गया।
रांची मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद बताते हैं कि देश की आजादी के 7 दशक से भी पहले ब्रिटिश काल में स्थापित इस केंद्र का असल विकास देश की आजादी के काफी बाद शुरू हुआ, जब सन 1965 के भयंकर अकाल को देश ने देखा और देश में एक ऐसी संस्था की जरूरत बहुत ही शिद्दत से महसूस हुई। ये अंग्रेजों के टाइम में इसका शुरुआत हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इसका शुरुआत हुआ था। 150 साल का सफर है, ये काफी लंबा सफर रहा और लोगों की जरूरतों के हिसाब से और अलग अलग विभिन्न सेक्टरों की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाला। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का पहला मुख्यालय शिमला में स्थापित हुआ। इसके बाद पूना और फिर देश की राजधानी दिल्ली लाया गया, जहां देश का गौरव यह मुख्यालय आज भी बड़े शान से अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रहा है। पहले देश के गिने चुने स्थानों पर इसके वेब सेंटर होते थे, जहां पूरी तरह मैनुअली सारे काम काज होते थे। कालांतर में इसमें कई बड़ी तकनीकी बदलाव हुए और इसे WMO के दायरे में लाया गया। वर्तमान में हमारा मौसम विज्ञान केंद्र वैश्विक स्तर पर दुनिया के श्रेष्ठ केंद्रों में से एक है। तो आजादी के बाद से रडार का भी चलन थोड़ा सा देखने को मिला था और जो 80 के दशक में फिर हमने देखा कि सैटेलाइट जो है इनसैट सैटेलाइट, इनका भी चलन देखने को मिला और 90 के दौरान के बाद से इसमें काफी तेजी भी आई। अभिषेक आनंद बताते हैं कि देश की आजादी के बाद मौसम विज्ञान केंद्रों में रडार का चलन शुरू हुआ। आगे 90 के दशक में इसे इसरो के मौसमी सैटेलाइट से जोड़ दिया गया। इसके बाद अनेक चरणों में सैटेलाइटों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण इसकी कार्य क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ। इसमें सैटेलाइट्स जो इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और केरल की 2 दिन की यात्रा पर। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। प्रवर्तन निदेशालय के पत्र का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। पूछताछ के लिए 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर आने का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 वर्ष से कार्यरत संविदा और दैनिक कर्मियों के सेवा नियमितीकरण पर राज्य सरकार को दिया निर्देश, कहा 4 माह में ले निर्णय। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। जागरूकता के लिए बोकारो में रन फॉर सेफ्टी में आम से खास लोग हुए शामिल।